हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था बच्चों, अब हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी वाला यूनिट चालू करने वाले हैं। मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, ये इकोलॉजी या जो पारिस्थितिकी वाला यूनिट है ये 12th एनसीईआरटी में दे रखा है और इसमें कुल 4 चैप्टर्स शामिल हैं और इन चारों चैप्टर्स का वेटेज एम्स और नीट एग्जाम्स में कम से कम 10 से 12 प्रश्न का है। तो बिल्कुल बच्चों, 90 क्वेश्चंस में से मानव कार्य की यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी यूनिट का है तो वो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का है। इसमें कुल 4 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे और कम से कम 10 से 12 प्रश्न नीट या एम्स के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए चालू करते हैं हम लोग इकोलॉजी। अब पहली चीज अगर हम बात करें बच्चों, इकोलॉजी है क्या? तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, इकोलॉजी जो शब्द है ना बच्चों, ये हमको किसने दिया था? हेकल ने। तो हेकल नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले हमको क्या नाम दिया था भाई? इकोलॉजी। ठीक है, अब इकोलॉजी में अगर हम वैज्ञानिक के नाम बाद में बात भी करें तो अब पहली चीज आपको याद होनी चाहिए, इकोलॉजी है क्या? तो आप पहली चीज याद रखिएगा, इकोलॉजी एक अध्ययन है। ठीक है, और इकोलॉजी किसके मध्य अध्ययन है? ऑर्गेनिज्म यानी जीव और उसके वातावरण के मध्य। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, जब वो और उसके वातावरण के मध्य जो परस्पर अभिक्रिया देखी जाती है, उस अभिक्रियाओं के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है वो जीव और उसके वातावरण के मध्य जो परस्पर अभिक्रियाएं देखी जाती हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो पहली चीज आपको याद रखनी है बच्चों इकोलॉजी में कि इकोलॉजी एक अध्ययन है किसके मध्य? जीव यानी जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म एवं वातावरण, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? एनवायरमेंट। तो कोई भी जीव या किसी भी जीव और उसके वातावरण के मध्य जो भी अभिक्रियाएं होंगी, वो हम देखेंगे कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, उन अभिक्रियाओं का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी। तो जीव एवं वातावरण के मध्य परस्पर अभिक्रियाओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी है तो एक अध्ययन या एक स्टडी है। किसकी अध्ययन या किसका स्टडी है? जीव और वातावरण के मध्य जितनी भी परस्पर अभिक्रियाएं देखी जाएंगी। तो एक जीव और उसके वातावरण के मध्य जितनी भी परस्पर अभिक्रियाएं होंगी उनके अध्ययन को हम किस में पढ़ेंगे? इकोलॉजी में। अब इकोलॉजी की 2 शाखाएं भी होती हैं बच्चों। हां, इकोलॉजी की 2 शाखाएं कैसी? अब अगर मैं इकोलॉजी की बात कर रहा हूं तो इकोलॉजी में हम 2 शाखाएं पढ़ते हैं बच्चों। एक होती है जिसे हम कहते हैं ऑटेकोलॉजी और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं साइनेकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी में हम लोग 2 शाखाएं या इकोलॉजी को हम 2 भागों में विभाजित या विभेदित कर सकते हैं बच्चों। किसमें? एक ऑटेकोलॉजी में और दूसरी जो है साइनेकोलॉजी में। क्या मतलब है? अब ध्यान देंगे बच्चों। ऑटेकोलॉजी और साइनेकोलॉजी समझने से पहले आपको 2 टर्म जरूर पता होने चाहिए। बिल्कुल, एक जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हम हिंदी में कहते हैं समष्टि, और एक होती है कम्युनिटी या जिसे हम कहते हैं समुदाय। तो ऑटेकोलॉजी और साइनेकोलॉजी की शाखाओं समझने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या अंतर है। तो आपको याद रखना है बच्चों, वो सभी जीव, वो समस्त जीव जो एक ही जाति के होते हैं यानी समान जाति के जीव को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। तो एक ही स्पीशीज, एक ही जाति के जो जीव होते हैं
उन्हें हम किस नाम से या उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जैसे मानव की एक पॉपुलेशन या ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो ह्यूमंस में सारे के सारे जीव एक ही जाति के या सेम स्पीशीज के होते हैं। लेकिन जब हम समुदाय की या कम्युनिटी की बात करते हैं बच्चों, तो कम्युनिटी में बहुत सारे जीव आते हैं अलग अलग जातियों के। तो भिन्न भिन्न जातियों के या विभिन्न जातियों के जीव मिलकर क्या बनाते हैं? समुदाय। इसका मतलब कई सारी समष्टियां मिलकर क्या बनाती हैं? समुदाय। कई तरह के पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। तो एक ही जाति के जीव, एक समान जाति के जीव को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। और कई सारी पॉपुलेशन यानी विभिन्न जातियां, विभिन्न जातियों के जीव किसमें सम्मिलित होंगे? समुदाय में। ठीक है, तो इसको तो हम लिखेंगे बच्चों, पहले पॉपुलेशन और समुदाय का सिस्टम अपन समझेंगे, बट अभी यह मालूम चलने के लिए जरूरी था ऑटेकोलॉजी और साइनेकोलॉजी को समझना। तो ऑटेकोलॉजी भी अध्ययन है। अध्ययन किसका है? एक जीव और उसके वातावरण का। लेकिन ऑटेकोलॉजी में आपके पास एक सिंगल स्पीशीज होंगी, एक ही जाति, यानी एक ही जाति का मतलब है एक पॉपुलेशन का, उसके वातावरण के साथ अध्ययन जब होगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑटेकोलॉजी। ठीक है, एक जीव, एक जाति या एक पॉपुलेशन का जब हम वातावरण के साथ अध्ययन पढ़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऑटेकोलॉजी। साइनेकोलॉजी में विभिन्न जातियों का वातावरण के साथ अध्ययन। विभिन्न जातियों का मतलब है जब हम एक पूरे समुदाय को और उसके वातावरण के मध्य उसका अध्ययन पढ़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे? साइनेकोलॉजी। है ना भाई? तो ऑटेकोलॉजी में क्या हो गया? एक ही जाति यानी एक ही समष्टि या पॉपुलेशन का वातावरण के साथ अध्ययन। और साइनेकोलॉजी में बहुत सारी विभिन्न जातियां आ गई, यानी एक पूर्ण समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाएगा? साइनेकोलॉजी। ठीक है, तो ऑटेकोलॉजी में लिखें तो एक ही जाति अथवा एक पॉपुलेशन का वातावरण के साथ अध्ययन, इसे हम क्या कहेंगे? ऑटेकोलॉजी। तो ऑटेकोलॉजी में आपको याद रखना है सेम स्पीशीज या पॉपुलेशन की बात हो रही है। जब एक ही जाति, एक ही स्पीशीज, एक ही पॉपुलेशन की बात होती है, वातावरण के साथ उनके अध्ययन की बात होती है, तो ऑटेकोलॉजी आएगा। साइनेकोलॉजी में विभिन्न जातियों अथवा समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन, ये क्या कहलाएगा? साइनेकोलॉजी। तो साइनेकोलॉजी में बहुत सारी विभिन्न जातियां या पूरा समुदाय आएगा, यानी यहां पर हम कह सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज या कम्युनिटी। तो अगर सेम स्पीशीज है, पॉपुलेशन है, उसका वातावरण के साथ अध्ययन है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ऑटेकोलॉजी। और अगर विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न जातियां यानी समुदाय, पूरा का पूरा समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? साइनेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी तो अपन ने देख लिया। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है वो अपन ने बात कर ली। अब इकोलॉजी की दो शाखाएं हैं, वो भी हमने देख लिया कि ऑटेकोलॉजी है और साइनेकोलॉजी है। अब इकोलॉजी में हम सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आज किसकी बात करेंगे? एक इकोसिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं पारितंत्र।
अब ये इकोसिस्टम या पारितंत्र जो नाम है ना बच्चों, वो टैंसले वैज्ञानिक ने दिया था 1935 में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है पारितंत्र या इकोसिस्टम। अब पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द या जो सिद्धांत है वो तो टैंसले ने दिया। अब पारितंत्र या इकोसिस्टम का मतलब क्या है? तो पहली चीज याद रखना बच्चों, किसी भी एक वातावरण की अगर हम बात करें तो कोई भी एक वातावरण में आपके पास जैविक घटक होंगे। जैविक घटक का मतलब है बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? जीव यानी ऑर्गेनिज्म। अब हम उन्हें जीव या ऑर्गेनिज्म ना कहकर उत्पादक कह सकते हैं। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, और अपघटनकारी यानी डीकंपोजर्स। तो किसी भी एक वातावरण में, किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर आपको ऑर्गेनिजम्स या जीव मिलेंगे जो उत्पादक होंगे यानी स्वपोषी जीव होंगे, जो विषमपोषी जीव होंगे यानी उपभोक्ता होंगे, और डीकंपोजर्स यानी अपघटनकारी होंगे। तो ये तो जैविक घटक हो गए, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकारी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स, ये तो सारे जैविक घटक हो गए। अजैविक घटक की बात करें तो वातावरण में अजैविक घटक क्या है? तो वातावरण में हमारे पास जो अजैविक घटक हैं उसमें वायु है, तापमान है, पीएच है, प्रकाश है, जल है, ये सब अजैविक घटक हैं वातावरण के। तो एक निश्चित वातावरण में या एक निर्धारित वातावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य परस्पर अभिक्रियाएं होंगी, है ना। आज एक उत्पादक है, मान लेते हैं शैवाल है या कोई पादप है, तो कोई भी प्लांट जो है या उत्पादक जो है वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। वो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का यूज करेगा, जल का यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा। इसका मतलब जो जैविक घटक हैं वो अजैविक घटक का इस्तेमाल करेंगे, यानी जैविक घटक और अजैविक घटकों के मध्य परस्पर अभिक्रियाएं होंगी। और इन समस्त अभिक्रियाओं को ही क्या नाम दिया गया है? पारितंत्र, है ना। इन समस्त अभिक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी। जैविक और अजैविक घटक मतलब जीव और वातावरण के मध्य जो परस्पर अभिक्रियाएं होंगी ना, उन अभिक्रियाओं की स्टडी को, उनके अध्ययन को तो इकोलॉजी कहेंगे, लेकिन उनके मध्य जो समस्त अभिक्रियाएं होंगी, उन समस्त अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा? एक पारितंत्र कहा जाएगा। तो जीवों को हमने क्या नाम दे दिया? जैविक घटक। और वातावरण को हमने क्या नाम दे दिया? अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटक के मध्य जो समस्त परस्पर अभिक्रियाएं देखी जाएंगी, उन समस्त अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? एक इकोसिस्टम कहेंगे। तो क्या हो गया बच्चों? जो इकोसिस्टम या पारितंत्र में जैविक एवं जैविक को हम कहेंगे बायोटिक, एवं अजैविक जिसे हम कहते हैं एबायोटिक को के मध्य देखी जाने वो जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य देखी जाने वाली समस्त अभिक्रियाओं को पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पारितंत्र या इकोसिस्टम ने हमने क्या बात कर ली? जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटक हैं, उनके मध्य देखी जाने वाली समस्त अभिक्रियाओं को अपन ने क्या नाम दे दिया भाई? पारितंत्र या इकोसिस्टम कह दिया।
इसका मतलब इकोसिस्टम जो है ना बच्चों, ये इकोसिस्टम एक वातावरण का या नेचर, प्रकृति का आधार्य इकाई है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि इकोसिस्टम जो है ना, वो इकोसिस्टम नेचर या एनवायरनमेंट की इकाई कहलाएगा। ठीक है, तो पारितंत्र जो है वो नेचर या एनवायरनमेंट की क्या है बच्चों, एक इकाई। अच्छा, अब इस पारितंत्र में जैविक घटक है, अजैविक घटक है। अब इस पारितंत्र को नियमित चलते रहने के लिए, इस पारितंत्र या इकोसिस्टम को नियमित रूप से चलते रहने के लिए निरंतर सौर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। अगर किसी भी तंत्र को, किसी भी पारितंत्र को अगर ऊर्जा ना मिले, अगर सौर ऊर्जा ना मिले, तो वो पारितंत्र काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि सौर ऊर्जा पर ही उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स निर्भर हैं, और प्रोड्यूसर्स पर ही उपभोक्ता या कंज्यूमर्स निर्भर हैं। इसका मतलब यह है कि पारितंत्र को निरंतर चलते रहने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता है, और क्योंकि उनको निरंतर चलते रहने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ऊर्जा के आधार पर वो एक ओपन तंत्र या ओपन सिस्टम है। तो इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। खुला तंत्र या ओपन सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसको चलते रहने के लिए बाहर से निरंतर सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। तो निरंतर सौर ऊर्जा की आवश्यकता, तो एक पारितंत्र को नियमित रूप से निरंतर चलते रहने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह ओपन सिस्टम है। अब क्लोज सिस्टम भी हो सकता है। इकोसिस्टम क्लोज्ड सिस्टम कब कहलाएगा, यह यहां पर देखने वाली बात है। ऊर्जा के हिसाब से याद रखना बच्चों, फिर ऊर्जा के रिस्पेक्ट से तो यह ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसको निरंतर सूर्य से, निरंतर पृथ्वी के बाहर जो सूर्य है, निरंतर सौर ऊर्जा इसे चाहिए काम करते रहने के लिए। तो ऊर्जा के संदर्भ में यह खुला तंत्र है या ओपन सिस्टम है। लेकिन पोषण चक्रण की बात करें, हां इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, तो पोषण चक्रण के लिए यह एक क्लोज्ड सिस्टम है। तो अगर पोषण चक्रण की बात की जाए, तो पोषण चक्रण के संदर्भ में यह कैसा होगा, क्लोज्ड सिस्टम। अभी हम देखेंगे आगे कैसे कैसे सर पोषण के लिए तो ये कैसे क्लोज सिस्टम है, ये आगे बताऊंगा। क्योंकि पोषक पदार्थ में अब पोषण पदार्थ के पुनः चक्रण में अपघटनकारी या डीकंपोजर्स चाहिए, जो उस तंत्र का ही हिस्सा है, बाहर से नहीं आए हैं, इसलिए ये क्लोज्ड सिस्टम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इकोसिस्टम या पारितंत्र एक खुला सिस्टम भी है और एक बंद सिस्टम भी है। सवाल है कि प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाएगा। अगर ऊर्जा के हिसाब से पूछा जाए, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के हिसाब से पूछा जाए, तो आप आंसर करेंगे कि ओपन सिस्टम है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा इसे निरंतर काम करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर पोषण के संदर्भ में पूछा जाए कि एक पारितंत्र में जो पोषण चक्र है, जो पोषण मूव कर रहा है, गति कर रहा है, वो तो एक क्लोज्ड सिस्टम का ही उदाहरण है, क्योंकि उसमें केवल पोषण पुनः चक्रण में अपघटनकारी योगदान देंगे। ठीक है भाई, तो इकोसिस्टम हमने देख लिया, प्रकृति या एनवायरनमेंट की इकाई कहलाएगा। यह निरंतर सौर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए एक ओपन सिस्टम है। और पोषण चक्रण के संदर्भ में पूछा जाए तो एक बंद प्रकार का या क्लोज सिस्टम होगा। फिर जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो इकोसिस्टम को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो इकोसिस्टम तो आपके पास प्राकृतिक भी होगा, नेचुरल इकोसिस्टम, और कृत्रिम इकोसिस्टम है। एक प्राकृतिक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। प्राकृतिक इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं,
स्थलीय या जिसे हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जलीय जिसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के उदाहरण आपके पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपके पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम, आपके पास डेजर्ट मरुस्थल का इकोसिस्टम, ये सब आपके पास क्या हैं? स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं। जलीय पारितंत्र में फिर दो प्रकार का होता है बच्चों, एक लेंटिक तंत्र और एक लोटिक। अब देखो बच्चों, जलीय पारितंत्र की बात करें तो अगर आप झील की बात करें या तालाब की बात करें तो झील या तालाब में जो पानी होता है वो रुका रहता है, हां रुका हुआ रहता है। तो वो जो पारितंत्र है जिसमें जल रुका हुआ है, बह नहीं रहा है, प्रवाहित नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं लेंटिक। आपके पास नदियां हैं, रिवर्स हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, उसमें जल प्रवाहित होता रहता है। तो जिसमें जल प्रवाहित होता रहता है वो कैसा तंत्र है? लोटिक। तो आपके पास रुका हुआ जल वाला पारितंत्र है लेंटिक, और प्रवाहित जल वाला है लोटिक। ठीक है, झील और तालाब जिसमें जल जो है वो रुका रहता है वो क्या है? लेंटिक। नदियां हैं, समुद्र हैं, वो क्या है? लोटिक है। फिर कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण क्या क्या हैं भाई? तो कृत्रिम पारितंत्र में आपके पास गार्डन, खेत यानी क्रॉप फील्ड्स, और एक एग्रो इकोसिस्टम। हां, एग्रो इकोसिस्टम मतलब कृषि वाला जो है। तो सबसे बड़ा मैन मेड पारितंत्र कौन सा है? कृत्रिम या सबसे बड़ा मानव जनित या कृत्रिम पारितंत्र जो है वो क्या है? एग्रो इकोसिस्टम। सबसे छोटा पारितंत्र तो एक पानी की बूंद भी हो सकती है। हां, अगर पानी की बूंद में स्वपोषी सूक्ष्म जीव हैं, अगर एक पानी के ड्रॉप में, पानी की बूंद में स्वपोषी सूक्ष्म जीव हैं, तो फिर वो भी एक सबसे छोटा पारितंत्र कहलाएगा। और सबसे बड़ा कृत्रिम या मानव जनित पारितंत्र कौन सा है? कृषि वाला, जिसे हम एग्रो इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? पारितंत्र के उदाहरण की बात कर ली। प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम। प्राकृतिक में स्थलीय होंगे, जलीय होंगे। जल में भी याद रखना है, जहां पर रुका हुआ जल है वो वाला पारितंत्र लेंटिक, और जिसमें प्रवाहित जल है, नदियां और समुद्र, उन्हें क्या कहेंगे? लोटिक। अच्छा, इसमें भी शुद्ध जल वाला पारितंत्र होता है। ठीक है, इसमें भी आपको एक चीज याद रखनी है, शुद्ध जल वाला पारितंत्र, इसमें आपके पास क्या आती हैं? बिल्कुल पौंड, झील, लेक्स और नदियां, रिवर्स, है ना भाई। झील, तालाब। जो समुद्र है वो तो लवणीय जल वाला पारितंत्र है। शुद्ध जल वाला पारितंत्र कौन सा है? पौंड, लेक्स और रिवर्स। और इसके अध्ययन को बच्चों हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है, तो शुद्ध जल वाला पारितंत्र है। शुद्ध जल वाले पारितंत्र में हमारे पास पौंड, लेक्स और रिवर, झील, तालाब और नदियां आती हैं। और शुद्ध जल वाले पारितंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, लवणीय जल वाला पारितंत्र भी, लवणीय जल
लवणीय जल वाले पारितंत्र की बात की जाए तो इसमें आपके पास वेटलैंड्स आते हैं, समुद्र, ये आपके पास क्या हैं, लवणीय जल वाले पारितंत्र। तो लवणीय जल वाले पारितंत्र हैं, शुद्ध जल वाले पारितंत्र हैं, और शुद्ध जल वाले पारितंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे, लिम्नोलॉजी। शुद्ध जल वाले पारितंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पारितंत्र क्या होता है ये अपन ने देख लिया, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के उदाहरण हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के लक्षणों की, है ना। पारितंत्र या इकोसिस्टम के लक्षणों की बात करेंगे तो एक तो इसमें हम संरचनात्मक लक्षण देखेंगे और एक हम इनके क्रियात्मक लक्षणों की बात करेंगे। ठीक है, पारितंत्र को अपन ने दो हिस्सों में विभेदित कर दिया, या पारितंत्र के लक्षणों को दो हिस्सों में विभेदित कर देंगे, एक संरचनात्मक लक्षण और एक क्रियात्मक लक्षण। संरचनात्मक लक्षण में बच्चों हम एक टर्म पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन, या जिसे कहते हैं स्तरीकरण। ठीक है, संरचनात्मक लक्षण में हम किसकी बात करेंगे भाई, स्तरीकरण या हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे। क्रियात्मक लक्षण में हम चार पढ़ेंगे भाई। क्रियात्मक लक्षण पूरे चैप्टर में ये चार क्रियात्मक लक्षण ही हमको पढ़ने हैं। उत्पादकता, जिसे हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी, ऊर्जा प्रवाह, जिसे कहेंगे एनर्जी फ्लो, अपघटन, जिसे हम कहेंगे डीकंपोजिशन, और पोषण चक्रण, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इस पूरे चैप्टर में जो पारितंत्र वाला चैप्टर है बच्चों, उस पारितंत्र वाले चैप्टर में ये चार और एक पांच चीजें हमको पढ़नी हैं। इकोसिस्टम या पारितंत्र की संरचना की जब हम बात करें, पारितंत्र के बनावट की संरचना की बात करें, तो उसमें हम स्तरीकरण पढ़ेंगे। और पारितंत्र में काम कैसे होता है, पारितंत्र में जैविक घटक, अजैविक घटक कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो उन अभिक्रियाओं की बात करें तो क्रियात्मक लक्षणों में उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, अपघटन और पोषण चक्रण पढ़ेंगे। हाँ भाई, बहुत आसान चीज है, बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत आसान चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो संरचनात्मक में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों, स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन की। तो सबसे पहला लक्षण जो संरचनात्मक है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण। ठीक है, अब इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है उदाहरण, मान लेते हैं। देखो बच्चों, उदाहरण के तौर पे मैं एक वन या फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं बच्चों। अब वन या फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें बच्चों, इधर देखेंगे तो उस वन या फॉरेस्ट में क्या याद रखना है आपको। देखो, एक वन में आपने देखा होगा बच्चों, छोटी छोटी घास होती है। हाँ, वन में आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगी, घास देखने को मिलेंगी, जिसे हम हर्ब्स कहेंगे। ठीक है, फिर जगह जगह पर बीच में थोड़े बड़े बड़े बांस, शाख मिलेंगे, और कहीं पर क्षेत्रों में बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम एक वन की बात करें तो एक वन में आपको यही मिलेगा ना। इसका मतलब आपको एक वन या फॉरेस्ट के अंदर बड़े बड़े आकार के, बड़े बड़े साइज के वृक्ष मिलेंगे, मध्यम साइज वाले श्रब्स यानी शाख या झाड़ मिलेंगी,
और निम्न स्तर पर, निचले स्तर पर आपको क्या मिलेंगी? घास मिलेंगी। तो घास है, झाड़ यानी शाख हैं और वृक्ष हैं, ये अलग अलग जाति हैं। ये पादपों की या अलग अलग जातियां हैं। अलग अलग जातियां अलग अलग स्तर पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये तो आपके पास शीर्ष स्तर हो गया, ठीक है। ये आपके पास मध्यम स्तर हो गया और घास जहां पर है वो आपके पास एक निचला स्तर हो गया। पेड़ जो हैं, वृक्ष हैं, वो सबसे ऊपर वाले स्तर पर हैं। जो झाड़ हैं या श्रब्स हैं वो मध्यम स्तर पर हैं और घास जो हैं वो सबसे निचले स्तर पर हैं। मतलब एक पारितंत्र में अलग अलग जातियां यानी विभिन्न जातियां जो हैं वो अलग अलग विषम स्तर पर उपस्थित हैं। वृक्ष की जाति है वो सबसे ऊपर शीर्ष स्तर पर है, झाड़ या श्रब्स की जो जातियां हैं वो मध्यम स्तर पर हैं और घास वाली जो जातियां हैं वो सबसे निचले स्तर पर हैं। तो एक पारितंत्र में अलग अलग जातियां अलग अलग अनुदैर्ध्य स्तर पर पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या हो गया भाई? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है पारितंत्र में विभिन्न जातियों का अनुदैर्ध्य वितरण या स्तर क्या कहलाएगा? स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना भाई? पारितंत्र की बात हो रही है। पारितंत्र में विभिन्न जातियां हैं। विभिन्न जातियां कहां हैं? ये ट्रीज हो गए, ये श्रब्स हो गए और ये घास या ग्रासेस हो गई। तो ये अलग अलग जातियां हो गई पारितंत्र में। ये अलग अलग अनुदैर्ध्य वितरण या अनुदैर्ध्य स्तर पर है। सबसे ऊपरी स्तर किसका है? वृक्ष का। फिर श्रब्स का क्या है? मध्यम स्तर। और निचला स्तर किसका है? घासों का। तो ये अलग अलग वितरण या अलग अलग जो स्तर पर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अब इसका फायदा क्या है? तो ये तो ठीक है सर, इससे क्या करेंगे? इससे क्या सूचना मिल रही है? ये किसका सूचक है? तो आप इमेजिन करो बच्चों, हमारे पास एक वन है यानी फॉरेस्ट है और एक आपके पास मरुस्थल या डेजर्ट है। तो एक फॉरेस्ट में आपको ये अलग अलग स्तर पर अलग अलग जातियां मिलेंगी। ऐसा स्तरीकरण या ऐसा विभिन्न जातियों का स्तरीकरण जो है वो आपको मरुस्थल में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। मरुस्थल में तो रेत ही होती है और हो सकती है जगह जगह पर कुछ छोटी छोटी आपको क्या मिले? घास। मतलब मरुस्थल में आपको ऐसा विशिष्ट स्तरीकरण देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा विशिष्ट स्तरीकरण तो आपको केवल वन या फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेगा। और फॉरेस्ट में ऐसा स्तरीकरण देखने को मिलता है, इसका मतलब उसमें अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की जैव विविधता है। तो स्तरीकरण जो है वो जैव विविधता का सूचक है। ये जो स्तरीकरण है इससे किसका या किसकी सूचना आपको प्राप्त होती है? आपको जैव विविधता की सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि जितना ज्यादा स्तरीकरण होगा उतना ज्यादा उसमें जैव विविधता होगी। जितना कम स्तरीकरण होगा, जैसे मरुस्थल है उसमें स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण नहीं के बराबर है, तो उनकी जैव विविधता भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इस वन को तो अपन ने क्या कह दिया बच्चों? देखो, मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कह दिया। मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट क्यों कह दिया? क्योंकि इसमें अलग अलग स्तर मौजूद हैं। तो ये स्तरीकरण किसका सूचक है भाई? जैव विविधता का। तो स्तरीकरण जैव विविधता का सूचक होता है। ठीक है भाई, तो स्तरीकरण आपको पता चल गया। और ये संरचना है, बनावट है,
एक पारितंत्र की बनावट आप देख रहे हो बाहर से, आपको एक अलग अलग ऊपरी स्तर पे आपको वृक्ष दिख रहे हैं, मध्यम स्तर पे आपको श्रब्स या झाड़ मिल रहे हैं, और निचले स्तर पे आपको घास दिख रही हैं। तो ये संरचना या बनावट है एक पारितंत्र की, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया, स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण। ठीक है भाई, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली भाई, पारितंत्र में स्तरीकरण की बात कर ली, यानी संरचनात्मक लक्षण की बात कर ली। अब हम पारितंत्र के किसकी बात करेंगे, क्रियात्मक लक्षणों की बात करेंगे। अब पारितंत्र में किसकी बात करेंगे भाई, हम क्रियात्मक लक्षण की, और क्रियात्मक लक्षण में भी हम पहला किसकी बात करेंगे, उत्पादकता, या जिसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो क्रियात्मक लक्षण की बात हो रही है, क्रियात्मक लक्षण में हम किसकी बात करेंगे भाई, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। अब उत्पादकता या उत्पादन का क्या मतलब है, बनाना, ठीक है ना। उत्पादकता यानी उत्पादन यानी प्रोडक्शन का मतलब है बनाना। क्या बनाना, संश्लेषित करना। क्या संश्लेषित करना, कार्बनिक पदार्थ या जैव भार, है ना। हम जब अभी तो बात करेंगे जैव भार या कार्बनिक पदार्थ बनाना। अब एक पादप है यानी उत्पादक है बच्चों, वो पादप या शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण करके, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 6 कार्बन शर्करा बनाती है। तो ये 6 कार्बन शर्करा क्या हो गई भाई, कार्बनिक पदार्थ हो गया। तो 6 कार्बन शर्करा बनाने की दर, कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर, जैव भार बनाने की दर को क्या कहेंगे, उत्पादकता। ठीक है, तो उत्पादकता का मतलब है संश्लेषण की दर। किसकी भाई, तो आपके पास कार्बनिक पदार्थ या जैव भार संश्लेषण की दर को क्या कहते हैं, उत्पादकता। है ना भाई, कार्बनिक पदार्थ है या जैव भार है, तो कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के संश्लेषण की दर को क्या कहेंगे, उत्पादकता। मतलब संश्लेषण करने की दर है। तो इसकी इकाई या यूनिट क्या होगा, उत्पादकता की इकाई को आप वेट के रूप में, भार के रूप में माप सकते हो या ऊर्जा के रूप में माप सकते हो। अगर वेट के रूप में मानोगे तो इसकी यूनिट हो गया ये ऊर्जा की, ठीक है। वेट को मैंने ग्राम में माप लिया। अगर कार्बनिक पदार्थ या जैव भार, इसको आप भार के रूप में माप रहे हो तो ग्राम, इसको ऊर्जा के रूप में माप रहे हो तो किलो कैलोरीज। ऊर्जा के रूप में माप रहे हो बच्चों तो यूनिट क्या हो गई, किलो कैलोरीज। भार वेट के रूप में माप रहे हो तो यूनिट क्या हो गई, ग्राम्स पर मीटर। मीटर -2 मतलब एरिया, प्रति क्षेत्रफल, और यर -1 का मतलब है प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष, प्रति क्षेत्रफल, कितना कार्बनिक पदार्थ, कितना जैव भार संश्लेषित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादकता। यर का मतलब, ये YR का मतलब प्रति वर्ष है, और मीटर स्क्वायर का मतलब प्रति क्षेत्रफल है। तो आप ग्राम या किलो कैलोरीज प्रति वर्ष और प्रति क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इकाई के रूप में। अब 2 चीजें हैं बच्चों, कार्बनिक पदार्थ या जैव भार संश्लेषण की दर तो ठीक है, कार्बनिक पदार्थ हो या जैव भार। जैव भार का मतलब पता है ना, कार्बनिक पदार्थ को ही जैव भार कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के संश्लेषण की दर को अपन ने उत्पादकता कह दिया। अगर कार्बनिक पदार्थ या जैव भार को आप वेट में माप रहे हो तो इकाई ये हो गई।
ऊर्जा या एनर्जी के रूप में माप रहे हो तो इकाई ये हो गई। अब ये उत्पादकता जो है वो दो प्रकार की है, ठीक है। अब जो हम उत्पादकता की बात करेंगे, ये उत्पादकता जो है वो दो प्रकार की है। एक प्राथमिक उत्पादकता जिसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, एक द्वितीयक उत्पादकता जिसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार की उत्पादकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। क्या मतलब है? बहुत आसान। प्रोड्यूसर या उत्पादक के स्तर पर, प्रोड्यूसर या उत्पादक के स्तर पर जो उत्पादकता होगी वो प्राथमिक उत्पादकता। इसका मतलब कोई घास है, कोई पादप है, कोई शैवाल है, वो प्रकाश संश्लेषण कर रही है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ या 6 कार्बन शर्करा बना रही है, तो उस उत्पादकता को क्या कहोगे? प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, पादप है, घास है, पेड़ है, वृक्ष है, शैवाल है, ये अगर कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्पादकता। और हमारे स्तर पर मतलब उपभोक्ता के स्तर पर, अब कंज्यूमर या उपभोक्ता के स्तर पर जो कार्बनिक पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक उत्पादकता। अब पहला सवाल तो आएगा, सर हम तो प्रकाश संश्लेषण करते ही नहीं, हम तो विषमपोषी हैं, हम तो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम तो हमारा भोजन खुद बनाते ही नहीं हैं, तो हम में उत्पादकता कैसे होगी? अरे भाई, आप सब्जी खा रहे हो, दूध पी रहे हो, तो उसमें एक उदाहरण के तौर पे आप दूध पी रहे हो बच्चों, दूध पीने पर आपके शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? नया कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन बना। हरी सब्जियां आपने खाई, हरी सब्जियां से आपके शरीर में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षा का निर्माण हुआ, तो ये किसका उदाहरण हो गया? द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। खरगोश है, खरगोश गाजर खा रहा है, गाजर खा के उसके शरीर के वजन में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? द्वितीयक उत्पादकता। मतलब उपभोक्ता के स्तर पर जो नया कार्बनिक पदार्थ बनेगा उसे आप क्या कह दोगे? द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। वजन बढ़ रहा है हमारे में प्रोटीन्स का संश्लेषण हो रहा है, तो ये सब उपभोक्ता के स्तर पर हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको अपन कह सकते हैं पीपी, और इसको हम कह सकते हैं एसपी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी उत्पादकता का मतलब क्या हो गया भाई? उत्पादक या प्रोड्यूसर के स्तर पर कार्बनिक पदार्थ संश्लेषण की दर, है ना। उत्पादक या प्रोड्यूसर के स्तर पर कार्बनिक पदार्थ संश्लेषण की दर को क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्पादकता। किसके स्तर पर है? उत्पादक के स्तर पर। और द्वितीयक में क्या हो गई भाई? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के स्तर पर नए जैव भार संश्लेषण की दर,
ठीक है, तो उत्पादक के स्तर पर क्वेश्चन आ जाए, शैवाल प्रकाश संश्लेषण से 6 कार्बन शक्कर बना रही है, वृक्ष जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राथमिक उत्पादकता में। एक खरगोश है, हिरण है, मानव है, ये फल या सब्जियां खा रहे हैं, उनसे उनका वजन बढ़ रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो ये सब किसके अंदर आएगा? द्वितीयक उत्पादकता। उपभोक्ता के स्तर पर होगा तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उत्पादक या प्रोड्यूसर के स्तर पर होगा तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना बच्चों, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये भी 2 प्रकार की होती है। हां, जीपीपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसे शायद हिंदी में आप कहते हो सकल प्राथमिक उत्पादकता, और दूसरी होती है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता तो हमने देख ली। प्राथमिक उत्पादकता में अपन ने देख लिया उत्पादक के स्तर पर कोई भी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर अगर है, पादप है, उसके स्तर पर कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण की दर को अपन ने क्या नाम दे दिया भाई? प्राथमिक उत्पादकता। अब मैंने आपसे कहा ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राथमिक उत्पादकता है, ये प्राथमिक उत्पादकता 2 प्रकार की है, जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब क्या मतलब है, आ जाओ। सबसे पहले यहां पर जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? कुल, सकल। मतलब एक प्लांट है, एक पादप है, वो पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कुल जितनी कुल मात्रा में कार्बनिक पदार्थ बनाता है उसे जीपीपी कह दो। तो कुल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण जो उत्पादक के स्तर पर होगा उसे क्या कहेंगे? जीपीपी। तो जीपीपी तो क्या हो गया भाई? जीपीपी का मतलब है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के स्तर पर कुल कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के संश्लेषण की दर। ठीक है, उत्पादक के स्तर पर कुल कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के संश्लेषण की दर क्या है? जीपीपी। ठीक है, ये आपके पास जीपीपी। अब पादप ने मान लो या उत्पादक ने मान लो कुल मिलाकर 1000 ग्राम शुगर बनाई। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने कहा जीपीपी के माध्यम से 1000 ग्राम शर्करा का निर्माण किया। किसने? पादप ने या उत्पादक ने। अब वो 1000 ग्राम जो शुगर उसने बनाई है उसमें से कुछ शर्करा, कुछ कार्बनिक पदार्थ वो अपने उपापचय के लिए यूज करेगा, इसमें से कुछ कार्बनिक पदार्थ वो अपने श्वसन या उपापचय में यूज करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें से कुछ आर का मतलब है श्वसन या उपापचय, इसमें से कुछ कार्बनिक पदार्थ वो अपने श्वसन या उपापचय में यूज करेगा। मैंने कहा उसने 100 ग्राम कार्बनिक पदार्थ या शर्करा अपने श्वसन, अपने उपापचय, अपने ऊर्जा के लिए यूज कर ली।
तो अब कितनी बची? 900 ग्राम। उसे हम क्या कहेंगे? एनपीपी। उसे ही क्या कहा जाता है? एनपीपी, यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो कुल जो कार्बनिक पदार्थ या जैव भार बना, कुल कार्बनिक पदार्थ या कुल जैव भार जो उत्पादक के स्तर पर बना, कुल, वो तो अपन ने कह दिया जीपीपी। उसको तो अपन ने क्या नाम दे दिया बच्चों? जीपीपी। अब वो सारा का सारा, उसमें से उसका कुछ अंश श्वसन या उपापचय में खर्च होगा, -R, वो खर्च हुआ, और उसके बाद जो बच गया वो है एनपीपी, मतलब उपापचय या श्वसन के पश्चात बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ या जैव भार की दर, वो क्या होगी? एनपीपी। तो देखो भाई, पादपों ने, मैंने कहा एक पादप है, उसने प्रकाश संश्लेषण किया और कुल 1000 ग्राम शुगर बनाई, कार्बनिक पदार्थ 1000 ग्राम शर्करा बनाई। उसमें से 100 ग्राम उसने अपने उपापचय के लिए, अपने श्वसन के लिए, ऊर्जा के लिए यूज कर लिया। कितना बच गया? 900 ग्राम। 900 ग्राम जो बच गया वो एनपीपी है। अब यही 900 ग्राम, यही एनपीपी तो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होगा। यही तो जो उत्पादकता है, यही किसके लिए उपलब्ध होगी? द्वितीयक उत्पादकता के लिए। ये तो कुल बना, कुल कितना कार्बनिक पदार्थ बना? वो जीपीपी। उसमें से यूज होने के बाद, उपापचय में खर्च होने के बाद कितना बचा? एनपीपी। तो यही एनपीपी किसके लिए उपलब्ध होगी? द्वितीयक उत्पादकता या उपभोक्ता के लिए। तो यदि प्रश्न आ जाए कि उपभोक्ता के लिए कौन सी उत्पादकता उपलब्ध रहती है, तो उपलब्ध कौन सी रहेगी? एनपीपी। उपलब्ध कौन सी रहेगी भाई? एनपीपी रहेगी। तो यही आपको याद रखना है, एक नोट, यह एनपीपी ही उपभोक्ता यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के लिए उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो कौन सी उत्पादकता उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होगी? एनपीपी उपभोक्ता के लिए उपलब्ध रहेगी। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? उत्पादकता, प्राथमिक की बात कर ली, द्वितीयक की बात कर ली। अब सवाल आता है कि कौन कौन से कारक हैं, या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर उत्पादकता निर्भर करेगी, है ना? तो कारक या फैक्टर्स जिन पर उत्पादकता निर्भर होगी या निर्भर करेगी। ठीक है, तो हम किन की बात करेंगे बच्चों? अब ऐसे कारक, जो कारक जिन पर क्या निर्भर करेगी भाई? जिन पर उत्पादकता निर्भर करती है। अब उत्पादकता किन किन कारकों पर निर्भर करेगी? बहुत आसान है। देखो भैया बच्चों, इकोलॉजी में है ना, आपको लॉजिकली कॉमन सेंस लगा के सोचना है। अगर आप लॉजिकली या कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको वैसे ही जवाब मिलने लग जाएंगे। तो उत्पादकता किन किन कारकों पर निर्भर करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की पादप जाति है ना? अगर आप समुद्र की बात कर रहे हो तो कौन सी शैवाल है? हरी है, भूरी है, लाल शैवाल है। स्थल की बात कर रहे हो, फॉरेस्ट की, तो वृक्ष है। ग्रासलैंड की बात कर रहे हो तो घास है। तो किस तरह की पादप जाति है, उस पर उत्पादकता निर्भर करेगी।
फिर उन पादप जाति की प्रकाश संश्लेषण क्षमता कैसी है, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्षमता है, कम प्रकाश संश्लेषण क्षमता है, उस पर उत्पादकता निर्भर करेगी। वातावरण के कारकों पर, मतलब प्रकाश सही है या नहीं, तापमान सही है या नहीं, जल उपलब्ध है या नहीं, उस पर उत्पादकता निर्भर करेगी। और पोषक तत्व कितने हैं, मृदा में कितने पोषक तत्व हैं, उस पर निर्भर करेगी। तो 4 प्रमुख कारक होते हैं बच्चों जिन पर उत्पादकता निर्भर करती है। किस किस पर? सबसे पहले तो पादप जाति के प्रकार पर, किस तरह की पादप जाति है जो प्रकाश संश्लेषण कर रही है, उस पर निर्भर करेगी। फिर पादप की प्रकाश संश्लेषण कुशलता पर, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा है, जैसे कैम पादप, जैसे C4 पादप है तो उनकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता ज्यादा है, C3 पादप है तो उनकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम है, उस पर निर्भर करेगी। तीसरा, वातावरण के अजैविक घटकों पर, जैसे इसमें आपको याद रखना है बच्चों, जो ओशंस हैं, जलीय पारितंत्र है, ओशंस में प्रकाश सीमा कारक होता है ना। तो अगर समुद्र में बहुत गहराई है तो बहुत गहराई तक प्रकाश नहीं जा सकता, तो प्रकाश एक सीमा कारक बन गया उत्पादकता के लिए। और चौथा है पोषण तत्व, पोषण तत्वों पर, इसमें भी आपको याद रखना है जो जलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र में कौन सा पोषक तत्व सीमा कारक होता है? नाइट्रोजन, है ना। तो भाई 4 प्रमुख ऐसे कारक हैं जिन पर उत्पादकता निर्भर करेगी। कौन कौन से 4 कारक हैं जिन पर उत्पादकता निर्भर करेगी? पादप जाति के प्रकार पर, पादप की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर, वातावरण के अजैविक घटकों पर, प्रकाश, वायु, ऑक्सीजन, जल, ये सभी, और पोषक तत्व पर। इन 4 कारकों पर क्या निर्भर करती है भाई? उत्पादकता निर्भर करती है। फिर अब यह भी आपको याद रखना है कौन से ऐसे पारितंत्र हैं जहां पर उत्पादकता ज्यादा होती है और कौन से ऐसे पारितंत्र हैं जिन पर उत्पादकता कम होती है ना। तो अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र और कम उत्पादकता वाले पारितंत्र। ठीक है, तो अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र में आपके पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं, मतलब उष्ण कटिबंधीय वन, गन्ने के खेत यानी शुगर केन फील्ड्स, ये अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र हैं। यहां पर पादप जातियां अधिक कुशल हैं, पादप जातियां ज्यादा हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा है, कोई भी वातावरण के घटक या पोषक तत्व सीमा कारक नहीं है, भर भर के पोषक तत्व हैं, भर भर के वातावरण के घटक मौजूद हैं। कम उत्पादकता वाले पारितंत्र कौन से होंगे भाई? डेजर्ट्स और ओशंस। ठीक है ना। तो डेजर्ट और ओशंस में क्या होती है? कम पारितंत्र, कम उत्पादकता। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है बच्चों की, ओशंस में उत्पादकता कम कैसे है? हमने तो पढ़ा था कि सर 50% प्रकाश संश्लेषण तो शैवाल करते हैं, 50% प्रकाश संश्लेषण तो शैवाल करते हैं और लगभग सारे शैवाल जो हैं वो जलीय होते हैं, ओशंस में मिलते हैं। तो ओशंस में इतना अधिक उत्पादन हो रहा है,
ओशंस में इतना अधिक प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उनकी उत्पादकता कैसे कम है? तो अब एक चीज याद रखना बच्चों, उत्पादन तो अच्छा हो रहा है, शैवाल बहुत ज्यादा है, ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन ओशंस का क्षेत्रफल कितना है? आप इमेजिन करो, इस पूरे पृथ्वी पर 30% जमीन है, 30% हिस्सा जो है वो लिथोस्फीयर का है, जमीन का है। 70% हिस्सा जो है इस विश्व में, इस पृथ्वी पर 70% हिस्सा जलीय है, 30% हिस्सा स्थल पर है। तो 70% जल का हिस्सा है, उसमें लगभग 55% प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और 30% जो लैंड का एरिया है उसमें 45% प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तो किस में हो रहा है? ओशंस में। समुद्र में प्रकाश संश्लेषण तो ज्यादा हो रहा है, 55% है, लैंड पे तो केवल 45% है, लेकिन वो 55% प्रकाश संश्लेषण 70% क्षेत्रफल में हो रहा है। प्रति क्षेत्रफल उत्पादकता कम हो गई ना। यहां पर 45%, स्थल पर, जमीन पर 45% प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, लेकिन वो 45% प्रकाश संश्लेषण 30% क्षेत्रफल में हो रहा है। और जब आप उत्पादकता मापते हो ना बच्चों, तो वो प्रति क्षेत्रफल होती है। तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तो ओशंस में होगा, लेकिन प्रति क्षेत्रफल 70% क्षेत्रफल है उनका, उस हिसाब से उत्पादकता उनमें कम हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, हां सबसे स्टेबल इकोसिस्टम, ये भी क्वेश्चन याद रखना बच्चों, अगर सबसे स्थायी पारितंत्र पूछ लिया जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो वो तो ओशंस ही होंगे। ठीक है, सबसे स्थायी मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम तो क्या होंगे आपके पास? ओशंस ही होंगे, क्योंकि उत्पादन तो सबसे ज्यादा है। तो अगर आप क्षेत्रफल हटा दो तो उत्पादन सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्थायित्व किसमें होगा? ओशंस में। लेकिन उत्पादकता कम वाला पारितंत्र एनसीईआरटी ने ओशंस क्यों लिखा है? क्षेत्रफल के हिसाब से। 70% क्षेत्रफल में 55% प्रकाश संश्लेषण है। तो आप तुलना करो जमीन से उसकी, जमीन में प्रकाश संश्लेषण तो कम है, 45% ही है, लेकिन 30% क्षेत्रफल में है। इसीलिए एनसीईआरटी ने कम उत्पादकता वाले पारितंत्र में किसे डाल दिया है? ओशंस को। ठीक है बच्चों, तो आज हमने किसकी बात की भाई? पारितंत्र चालू तो करा है, बहुत आसान चीज सोचनी है भाई। अपन ने पहले इकोलॉजी की बात की, इकोलॉजी के अपन ने 2 टर्म्स यूज किए, ऑटेकोलॉजी और साइनेकोलॉजी। फिर हमने पारितंत्र की बात की। भाई पारितंत्र क्या है अपन ने देख लिया, पारितंत्र कितने प्रकार का होता है ये अपन ने देख लिया। पारितंत्र में संरचनात्मक लक्षण, हमने स्तरीकरण की बात की, और क्रियात्मक लक्षण में हमने उत्पादकता पढ़ ली है। कौन सा पढ़ लिया क्रियात्मक लक्षण में? उत्पादकता। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पारितंत्र के अन्य लक्षणों की बात करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।